सकते हैं उसको बोलते हैं गैर परंपरागत, और जो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको परंपरागत। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा, और बाकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गुरु पूछ रहा है नवीकरणीय जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं वो कौन सा है जी? भाई बताओ। कोयला तो बिल्कुल नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ ये भी बिल्कुल नहीं है, मिट्टी का तेल ये भी नहीं है, बायोमास। भाई बायोमास का रीयूज किया जा सकता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, समझ में आ रहा है ना? नवीकरणीय ऊर्जा हम उसे बोलते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। जिसका हम दोबारा यूज नहीं करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं गैर नवीकरणीय। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ। अच्छा, बायोमास में कौन सा गैस होता है? बायोमास में लिख लो मीथेन होता है, बायोमास में मीथेन होता है, लिख लो गुरु। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ जिसका पूरा का पूरा प्रदेश सौर ऊर्जा से चलता है, उसमें कोयला से बनने वाला ऊर्जा नहीं है। अभी भी इंडिया में जो बिजली पैदा की जाती है, अभी भी इंडिया में टोटल बिजली का लगभग 58% कोयला से बिजली पैदा होता है। आज भी हमारे यहाँ लगभग 55 से 58% बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। आज भी कोयला से जो बिजली कोयला जलाकर, पेट्रोलियम जलाकर उत्पन्न किया जाए उसे बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक। थर्मो इलेक्ट्रिक ताप विद्युत, ऐसा विद्युत जो कोयला और पेट्रोल को जलाकर उत्पन्न किया जाता है, उस विद्युत को, उस बिजली को, उस इलेक्ट्रिसिटी को थर्मो इलेक्ट्रिक या ताप विद्युत कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा इसमें पहला कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला है? 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला पुदुचेरी। कौन है भैया? पुदुचेरी। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला पुदुचेरी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं गुरु। भारतवर्ष का प्रथम हाइडियल का मतलब जल विद्युत। भाई हाइडियल का मतलब जल विद्युत होता है गुरु। क्वेश्चन आ रहा है पानी से बिजली बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? पानी से बिजली बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र। आज तो बहुत ऐसे बांध हैं, डैम हैं जहां पानी से बिजली बनता है, लेकिन पूछ रहा है पहला, इंडिया में पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया था? और ये भी बताना है कब लगाया गया था। तो भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर लगाया गया था। कावेरी नदी, ये भी नोट कर लो, कब लगाया गया था? 1902 में, ये भी लिख लो। भाई भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जाना मना है, ये जीके का सवाल भी है। जो लोग हमसे नाराज हो, मैं ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र की लहरों से जो बिजली पैदा की जाती है उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में टाइडल एनर्जी। कौन सा इलाका है जहां सबसे बेहतरीन टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है? सबसे बेहतरीन ज्वारीय ऊर्जा का क्षेत्र कौन सा हो सकता है? भारत में कौन सा इलाका? इनमें से सारे हैं, वैसे तो सारे हैं, पर कह रहा सबसे बेहतरीन ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कहाँ हो सकता है? गुरु याद रखो, ये हमारा गुजरात का हिस्सा है। गुजरात है, ये गुजरात है। गुजरात में ये जो हमारा पार्ट है इसी को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये वाला जो है ये है कच्छ की खाड़ी, यह है गुरु कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है भैया मन्नार की खाड़ी। और पूरा इधर का जो पूरा इलाका है ये परीक्षा में काम आ जाए गुरु। लोकेशन बता दिया, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी। अच्छा, खंभात की खाड़ी को पहले बोलते थे कैम्बे की खाड़ी। खंभात की खाड़ी का पुराना नाम है, खंभात की खाड़ी का ही पुराना नाम है कैम्बे की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा का, ऐसे तो सब में है लेकिन सबसे बेहतरीन खंभात की खाड़ी में। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब समुद्र की लहरों से जो बिजली पैदा करेंगे उसी को ज्वारीय ऊर्जा बोलेंगे। ये सारे के सारे इलाके ज्वारीय ऊर्जा के लिए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ज्वारीय ऊर्जा का जो मेन केंद्र है वह है खंभात की खाड़ी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चित्र है ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट है मरीन। चलो भाई जल्दी से करो स्क्रीनशॉट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाइए। चलो भैया, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एक बार जुड़ गए हैं, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। शक्ति के संसाधन 9-10 के एसएसटी में जाओ। जो लोग का में गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भाई कौन सी संस्था है जो गैर परंपरागत, अभी बताया हूँ, परंपरागत का मतलब कोयला, पेट्रोल, ये सब परंपरागत, परंपरा मतलब पुराने ऊर्जा के सोर्स हैं। परंपरागत मतलब पुराना, यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पुराने ऊर्जा के सोर्स हैं। और नए सोर्स में आता है कौन? नया सोर्स में आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आता है गैर परंपरागत में। तो बताइए गैर परंपरागत को आगे बढ़ाने में किस संस्था का योगदान है? इनमें से कौन सी संस्था है जिसका योगदान गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ाने में है? तो राजस्थान नवीकृत ऊर्जा निगम, राजस्थान नवीकृत ऊर्जा निगम। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ। राजस्थान, समझ गए ना? परंपरागत मतलब पुराना, यानी कोयला, पेट्रोल, ये सब जला के एनर्जी लेते थे, जिसको बोलते हैं भैया परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब नया वाला का मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। चलिए, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्यों? राजस्थान में बायोमास का बहुत बड़ा संभावना है, क्यों? ये पूछ रहा है। राजस्थान में बायोमास एनर्जी, बायोमास का मतलब गाय के गोबर और भैंस के गोबर, भेड़ का
भेड़ का जो मीट है, मतलब कि जो जानवरों का मल मूत्र है, उससे जो एनर्जी निकलता है उसी को बोलते हैं बायोमास। जानवरों के अवशेष से, इंसानों और जानवरों के अवशेष से, रेसिड्यू से, इंसान और जानवर के अवशेष से जो ऊर्जा बनता है, या फिर पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब के सड़ने गलने के बाद जो बनता है ऊर्जा, उसी को बोलते हैं हम लोग बायोमास। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में बायोमास की संभावना है, पशु उपलब्ध है इसलिए, पशु उपलब्ध है इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोमास की संभावना है। आगे आ जाओ। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संचयन अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? भारी जल संयंत्र, भाई आप जानते हैं कि भाई भारी जल, इसको बोलते हैं D2O। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। इसका काम क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में इसका काम है मंदक। देखो भैया, मंदक क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन काम करता है? भारी जल, हैवी वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जहां भारी जल संयंत्र नहीं है? भाई कौन सा ऐसा रिएक्टर है जहां भारी जल संयंत्र नहीं है? तो कालपक्कम। चलिए आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, भारी, भाई लिख लो न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम भारी जल करता है, और नियंत्रक का काम लिखो, और नियंत्रक का काम ये करता है कैडमियम और बोरॉन। बाहर देखो, नाभिकीय रिएक्टर में होता है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया गया? उत्तर प्रदेश के इस बांध के पास, उत्तर प्रदेश में किस बांध के पास उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया? चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में कौन सा भाई? ये हो गया रिहंद। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध लिखो, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर लिखो, रिहंद नदी पर है रिहंद बांध, लिख लो। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ है गुरु? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लिख लो रेणुकूट है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेणुकूट है, जहां हिंडाल्को का मुख्यालय है। भाई लिख लो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया? रिहंद बांध के पास। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। सोनभद्र में फेमस जगह है रेणुकूट, लिख लो, रेणुकूट रख लो, परीक्षा में आ जाएगा डायरेक्ट। रेणुकूट में एक एल्युमिनियम का कंपनी है हिंडाल्को। कई बार पूछा है कि हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ है? हिंडाल्को का मुख्यालय रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के, जिसके नाम में लगा हो आल्को, वो सब एल्युमिनियम कंपनी होता है। आल्को एल्युमिनियम कंपनी, हिंडाल्को, बाल्को, माल्को, नाल्को, ये सब जो नाम मैं ले रहा हूँ ये सब एल्युमिनियम कंपनी है। उनमें से हिंडाल्को का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकूट में है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, जहां पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सभी चैप्टर का, जिस चैप्टर का एमसीक्यू में ले रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है शक्ति के संसाधन। 9-10 के सोशल साइंस में भी लिखे जीव जंतु का अवशेष। लकड़ी भी क्या है? लकड़ी भी पेड़ से तोड़ा गया है, इसमें भी जीव जंतु का ही अवशेष है, लेकिन वो किसी ईंधन में परिवर्तित नहीं हुआ है। जब जमीन में दबकर कोई भी जीव का अवशेष अगर ईंधन में बदल जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। इनमें से कोयला भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। आगे आओ। नेक्स्ट, सभी लोग उत्तर दीजिए, क्योंकि शक्ति के संसाधन ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, जाके देखिए आप, एसएसटी वाले, 9-10 वाले और 11-12 के ज्योग्राफी वाले, और आगे जितने भी परीक्षा होंगे, चाहे बीपीएससी का हो या आता है, इसे देखते रहिए। आगे आओ, एक बार सेशन से जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहां से किया जाता है? सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस, अरे नेचुरल गैस, इसमें भारी मात्रा में क्या मिलता है? मीथेन। क्वेश्चन कई बार आता है, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या मिलता है गुरु? मीथेन। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन जहां से पेट्रोल, सबसे ज्यादा पेट्रोल भी कहां से? बॉम्बे हाई। सबसे ज्यादा पेट्रोल भी बॉम्बे हाई, और सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भी बॉम्बे हाई। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी कौन करता है? बॉम्बे हाई। और सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन भी कौन करता है? बॉम्बे हाई। अगर हम आपसे पूछे विद्यार्थी कि भारत में पहली बार पेट्रोल कहां से निकाला गया था, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार पेट्रोल कहां से निकाला गया, बताओ जरा, बताओ गुरु। आग लगानी है, गला बैठा हो या कुछ भी हो, हमें वहां तक पहुंचाना है आपको जहां के बाद आपको कोई फेल न करे। हम डिगबोई, असम के डिगबोई, पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था? असम के डिगबोई से। कैसे नाम पड़ा पता है आपको? डिगबोई का नाम कैसे पड़ा, इस पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी है कि असम में पहली बार जब अंग्रेजों को पता चला वहाँ तेल है, पेट्रोलियम है, तो उसकी खुदाई शुरू किया। तो कुछ लड़के उसकी खुदाई कर रहे थे, तो लड़का को अंग्रेज बोलता है बॉय, थोड़ा अंग्रेज मुंह बना के बोलते हैं ना, बोई गॉल, तो बोलते डिग माने खोदना, खोदो लड़के, तो उसको अंग्रेजी में बोलते थे डिगबोई। लीजिए नाम पड़ गया डिगबोई। पहली बार भारत में पेट्रोल असम के डिगबोई से निकाला गया। और पूछा जाए भारत में पहली बार कोयला कहां से निकाला गया, तो बंगाल के रानीगंज से। भारत में पहली बार कोयला कहां से निकाला गया, तो बंगाल के रानीगंज से। नोट करिए। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और उसके बाद करता है कौन? झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड क्रम से है। सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। और सबसे पहले कोयला कहां से निकाला गया? रानीगंज से। पेट्रोलियम पहले कहां से निकाला गया? डिगबोई से। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का आज पूछा जाए कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो बॉम्बे हाई लिखो।
याद कर लो गुरु, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है गुरु? भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में देखें तो रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी, लिख लो भैया। प्राइवेट सेक्टर में देखें तो रिलायंस का जामनगर, गुजरात के रिलायंस का, जो रिलायंस कंपनी का गुजरात के जामनगर रिफाइनरी सबसे बड़ा रिफाइनरी है। सबसे बड़ा रिफाइनरी गुजरात के जामनगर रिफाइनरी जो प्राइवेट सेक्टर का है तो रिलायंस ने लगाया है। इनमें से पूछा जाए तो बड़ोदरा, इनमें से पूछा जाए तो सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? बड़ोदरा में। अच्छा, बिहार में बताओ तो, बिहार में एकमात्र तेल शोधन कारखाना पेट्रोलियम रिफाइनरी बिहार में बस एक ही है। कौन सा है बताओ तो? बिहार में एकमात्र पेट्रोलियम रिफाइनरी। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी भैया, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। ये सभी के सभी जीवाश्म, बिल्कुल सही बरौनी, बिल्कुल सही, बिहार में एकमात्र बरौनी है। चलिए, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय जल अकादमी जो जल संरक्षण, जल संसाधन में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट केंद्र है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल अकादमी जो जल संसाधन में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता का केंद्र है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयला, कोलकाता, पुणे और चेन्नई। भाई, राष्ट्रीय जल अकादमी जो जल संसाधन के प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करता है, कहाँ है गुरु? राष्ट्रीय जल अकेडमी पुणे में है। राष्ट्रीय जल अकेडमी शक्ति खंड में। सही क्रम बताइए। सबसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इंडिया में जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है, उसके बाद किससे होता है, क्रम से बताना है। भारत में सबसे ज्यादा बोला हूं अभी तुरंत, कोयला और पेट्रोल जलाकर तापीय ऊर्जा, उसके बाद जल ऊर्जा, जल विद्युत, उसके बाद आणविक ऊर्जा, उसके बाद वायु। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। भाई, सबसे ज्यादा भारत में आज भी लगभग 55% एनर्जी कोयला और पेट्रोल जलाकर, जो ऊर्जा कोयला और पेट्रोल से बनता है उसे बोलते हैं तापीय ऊर्जा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तालचर कहाँ है? भाई, सब कोयला क्षेत्र है। ये सब जो नाम दिया है इस सब जगह पे कोयला मिलता है, पहले नोट कर लो। इन सारे स्थानों पर कोयला मिलता है गुरु, इन सभी स्थानों पर कोयला पाया जाता है। मिलान करना है, जल्दी बताओ। भाई, तालचर ये महानदी घाटी में है, कर्णपुर दामोदर घाटी में है, सिंगरौली और सिंगरेनी में हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है। सिंगरौली और सिंगरेनी में, सिंगरौली सोन घाटी में और सिंगरेनी गोदावरी घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ये वाला। भाई लिख लो, तालचर ये उड़ीसा में है, तालचर उड़ीसा में है। कर्णपुरा ये झारखंड में है। कर्णपुर कहाँ है गुरु? झारखंड में। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। चलो गुरु, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा है? में नहीं है। कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? ऐसी ऊर्जा जिसको हम दोबारा यूज कर सके, जैसे सोलर एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा मैंने ऐसी ऊर्जा जिसका एक बार इस्तेमाल कर लें तो फिर दोबारा इस्तेमाल कर सके, उसे रिन्यू कर सके, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो कौन इसमें नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? कौन इसमें नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? भाई, सौर ऊर्जा तो है, पवन ऊर्जा भी है, जल विद्युत भी है, परमाणु ऊर्जा। एक बार जब यूरेनियम का यूज कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते गुरु। परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आता। परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में नहीं आता। आगे आओ, क्यों नहीं आता समझ में आया? नवीकरणीय ऊर्जा जिसका लगातार हमेशा इस्तेमाल करे और खत्म ना हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और जो ऊर्जा एक बार इस्तेमाल हो गया, जैसे कोयला जला के बिजली बना ली, तो दोबारा उसको कोयला थोड़ा ना बना दीजिएगा, खत्म तो खत्म। तो भैया कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय। सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कहाँ सोलर पॉन्ड परियोजना स्थापित की गई है? सोलर पॉन्ड, सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सोलर पॉन्ड कहाँ बनाया गया है? सोलर पॉन्ड कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया भुज में, गुजरात के भुज में। सोलर एनर्जी के उत्पादन के लिए सोलर पॉन्ड कहाँ बनाया गया? गुजरात के भुज में। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? हम कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराने का। जितना वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? वर्षा बिंदुओं की एक बौछार द्वारा, एक समतल दर्पण द्वारा, एक उत्तल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? वर्षा बूंदों के बौछार के द्वारा, वर्षा बूंदों के बौछार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताओ। सबसे बता रहा हूं, अंकलेश्वर। गुजरात का तेल क्षेत्र कहाँ है? लूनोज कहाँ है? लूनेज तेल क्षेत्र कहाँ है गुरु? किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज हम लोग जस्ट जाना मना बॉम्बे हाई क्या है भैया? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित है। आगे आइए। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला माने पेट्रोलियम रिफाइनरी
तातीपाका पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है गुरु, पूछ रहा है। तातीपाका कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आया है आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कई बार पूछा है। तातीपाका पेट्रोलियम रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। बड़ी शानदार सवाल, एक सवाल भी शक्ति के संसाधन से छूटेगा नहीं। एसएसटी जिनका है सतारा प्रसिद्ध है, सतारा महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है गुरु, महाराष्ट्र का सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, पवन ऊर्जा, पवन लिख लो, महाराष्ट्र का सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आगे आओ, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर और किस राज्य में है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य की, लिखो झेलम नदी पर, झेलम नदी पर जो विद्युत परियोजना है उसका नाम है तुलबुल, लिखो झेलम नदी पर तुलबुल बांध है, तुलबुल परियोजना, और मंगला बांध है झेलम नदी पर, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद चिनाव नदी पर, लिखो चिनाव नदी पर कौन कौन है भैया, तो बगलिहार, उसके बाद सलाल, उसके बाद दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती, और इसके बाद आ जाइए रतले। ये सारी की सारी परियोजनाएं बगलिहार, सलाल, दुल्हस्ती, ये सभी चिनाव नदी पर है। ये सभी कहाँ है गुरु, रतले है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बाकी तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में है। और इसका आंसर हो जाएगा सलाल, जम्मू कश्मीर। सलाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती ये तीनों जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर है। उसी तरह से ब्यास नदी पर पोंग बांध है, पोंग बांध नोट कर लीजिए, यहाँ भी बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद रावी नदी पर है गुरु थीन बांध, रावी नदी पर थीन बांध है, लिख लो। और सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। भाई पोंग बांध और थीन दोनों हिमाचल प्रदेश में। भाई ये सभी जल विद्युत परियोजना है, नोट कर लीजिए, ये सभी के सभी जल विद्युत परियोजना है। भाई ये सभी बता दिया। बताओ ये क्वेश्चन अगर गलती हुआ भैया कुटम कुटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन अगर गलती हुआ तो कुटाई कर देंगे, पटक के दो थप्पड़ इस तरफ से। बताओ, अभी बताया हूँ, बगलिहार बांध, दुल्हस्ती बांध और सलाल बांध, इनमें से किस नदी पर है भाई, चिनाव और झेलम दोनों पर बिल्कुल नहीं, चिनाव और सिंधु बिल्कुल नहीं, रावी भी नहीं, केवल चिनाव बताया हूँ गुरु, केवल चिनाव नदी पर तीनों बांध है, बगलिहार, दुल्हस्ती और सलाल बांध। ये तीनों किस नदी पे, अभी ना बताया हूँ जी, चिनाव नदी पर बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती, ये तीनों अभी तो तुरंत बताए हैं, स्क्रीनशॉट देखिए ना लिए हैं से। बगलिहार क्या था, वो था तुलबुल बांध, ब्यास पोंग बांध, रावी नदी पर थीन बांध, और सतलज नदी पर क्या था, भाखड़ा नंगल। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया, ओबरा ताप, जल्दी बताओ, ओबरा बनाया गया, ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की मदद से लगाया गया, ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की मदद से लगाया गया। और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। भारत अब आज के बाद शक्ति के संसाधन से एक गंगा परियोजना, भारत और किस देश के बीच विवाद है, किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, किशन गंगा नदी पर है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भाई ये जम्मू कश्मीर में है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। आगे आइए, किस राज्य में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है, कौन सा राज्य है जहाँ खनिज तेल का विशाल भंडार है, खनिज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा असम। असम राज्य, पहली बार असम के दिग्बोई से ही पेट्रोल निकाला गया था। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार पूछ रहा है, खनिज तेल का मतलब पेट्रोलियम, कहाँ है गुरु, असम में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला, भारत केंद्र स्थापित किया गया था, ये प्रश्न तो आया भी था 9-10 वाला जो पेपर हुआ है, 9th-10th का या फिर 1 to 5 में ही पूछा है शायद शिक्षक भर्ती में, कि भैया भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ लगाया गया था, तो महाराष्ट्र के तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा का मतलब नाभिकीय रिएक्टर, इंडिया में पहली बार नाभिकीय रिएक्टर तारापुर में लगाया गया था, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। आगे, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, भाई अनवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा यूज न हो सके, कौन ऐसा है जिसका दोबारा यूज नहीं होगा, जल, सौर ऊर्जा, पवन। ये गलती मत करना, ये अगर गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे भाई, याद रखिए हमेशा। भाई अगर आपको सफलता मिलती है तो लोग बोलते हैं कि सफल हो गया, ऐसा लगा जैसे, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और जुनून सवार कर लेना है। जो नहीं होगा, नौकरी तो होगा, यहाँ नहीं होगा, पढ़ेंगे, अपने लेवल को वहां ले जाएंगे जहां नौकरी देनी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। अपनी पढ़ाई को चरम पे ले जाना है और उत्पादन नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का एग्जाम्पल कौन नहीं है भाई, प्राथमिक ऊर्जा का मतलब होता है कि जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता हो, जमीन से निकाले इस्तेमाल हो गया, उसको बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। और जिसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग द्वितीयक ऊर्जा। जैसे कोयला निकाले, जमीन में से कोयला निकाले, सीधे जला दिए तो लेकिन
अब विद्युत, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते डायरेक्ट। पेट्रोलियम को पहले रिफाइनरी में ले जाते हैं और वहां से पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, किरोसिन बनाते हैं, पैराफिन मोम बनाते हैं, कई स्टेप में। भैया पेट्रोलियम और विद्युत दोनों होना चाहिए। चलिए वैसे विद्युत तो है ही। आगे आओ, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? भाई बोले है ना, परंपरागत मतलब पुराना, परंपरागत मतलब पुराना। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत। और नया स्रोत जो है जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? गैर परंपरागत। ऊर्जा का इनमें से कौन गैर परंपरागत मतलब परंपरागत नहीं बल्कि नया स्रोत कौन सा है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ये क्या है भैया? ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आगे आइए, समझ में आ रहा है ना? परंपरागत माने पुराना, इसका इस्तेमाल हम करते थे, कोयला, पेट्रोलियम। और नया में क्या? सौर ऊर्जा। ये सब गैर परंपरागत यानी परंपरागत से अलग है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने साल पहले हुआ? मैं बता दूं, भारत में जितने भी कोयला हैं सब इसी समूह के हैं। भारत के करीब 98% कोयला इसी समूह के हैं। और कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। लिख लो भैया, गोंडवाना युग में जो कोयला मिला बना, जो कोयला गोंडवाना युग में बना वो कैसा कोयला है? बिटुमिनस कोयला है। और भारत का 98% कोयला गोंडवाना युग में बना है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना युग में बना है गुरु। और ये बना 20 करोड़ साल पहले। भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला बना है गोंडवाना युग में। गोंडवाना युग में, और गोंडवाना युग में जो कोयला बना है उसको बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। यानी इंडिया का 98% कोयला बिटुमिनस है जो 20 करोड़ साल पहले बना था। और भारत का जो 2% कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट वो कोयला क्या भैया? लिग्नाइट, जो कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नवेली में। लिख लो, भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। और लिग्नाइट कोयला उतना बढ़िया कोयला नहीं माना जाता, बिटुमिनस कोयला ही। पूछा जाए कोयला के जितने प्रकार हैं उनमें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा कोयला होता है? तो आंसर होगा बिटुमिनस। सबसे ज्यादा यूजफुल कोयला, बढ़िया कोयला तो एंथ्रासाइट है, बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, लेकिन उतना यूजफुल नहीं है वो। सबसे यूजफुल कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस, याद करिएगा। और यही इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। पूरा झारखंड, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा, यही वाला कोयला मिलता है। कौन वाला? बिटुमिनस। भारत का 98% कोयला यही है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो अच्छी बात है ये। और 2% लिग्नाइट कोयला ये तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। चलिए 20 करोड़ साल पहले बना था। कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर काम हो। चलिए, राजस्थान में मिलते हैं। कोयले का सबसे पहले उत्पादन किस राज्य से हुआ था? भारत का में कोयले का अच्छा सर्व प्रमुख उत्पादक, सबसे मेन उत्पादक कौन है? अभी बताया हूँ, ये बताओ। इसका उत्तर गलती हुआ तो कनपट्टी टूटेंगे, कनपट्टी टूटेगा गुरु। जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा उत्पादन में नंबर 1 कौन है? कोयला के उत्पादन बड़ा छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, बताया था मैंने, और उसके बाद झारखंड। झारखंड तीसरे नंबर पे आता है, ये बताया था आज ही। तुरंत भूल गए आप, तुरंत भूल गए गुरु। चौथे, बॉम्बे हाई में क्या निकलता है? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई में पेट्रोल, खनिज तेल निकलता है। खनिज तेल मतलब पेट्रोल निकलता है, और प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई में एक चीज और निकलता है, प्राकृतिक गैस। नोट कर लो, बॉम्बे हाई किसको बोलते हैं? बॉम्बे के, मुंबई के पास में जो समंदर है ना, मुंबई के पास वाला जो समंदर है उसी को बॉम्बे हाई कहते हैं। वहाँ भारी मात्रा में वहां से पेट्रोल निकलता है और प्राकृतिक गैस निकलता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। आगे, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पेट्रोलियम का पहला रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का डिगबोई, नाम पड़ गया डिगबोई। डिगबोई से पहली बार पेट्रोल डिगबोई से निकाला भी गया था, और पहला पेट्रोलियम का रिफाइनरी भी डिगबोई में लगा। जैसे बिहार में बरौनी भी तेल रिफाइनरी है, उत्तर प्रदेश का मथुरा भी तेल रिफाइनरी है। आगे आइए, आगे आओ। नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल, ये क्वेश्चन गलती हुआ। अब बताओ, भाखड़ा नंगल परियोजना अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर गलती किए तो सोच लो क्या होगा। भाखड़ा नंगल बांध बताया था सतलज नदी पर, इसी बहाने याद भी तो हो गया। डिगबोई, इसी बहाने डिगबोई यादो तो हो गया। चलिए आगे आओ। नेक्स्ट, सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाई सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। बीपीएससी 69 का भी क्लास चलेगा बिल्कुल। और एसएसटी जाइएगा मत कहीं, कहाँ है जी? इनमें से बिहार में ताप विद्युत का सब बता सकते हैं। उत्पादन केंद्र कहाँ है गुरु? सब जानते हैं, बरौनी। बरौनी में पेट्रोलियम का रिफाइनरी भी है और ताप विद्युत केंद्र भी है। आगे आओ। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड में। एक चीज और लिख लो, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में ही यूरेनियम अनुसंधान संस्थान भी है। यूरेनियम अनुसंधान संस्थान ये भी जादूगोड़ा में है। अनुसंधान संस्थान लिख लो। भारत का यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है गुरु? यूरेनियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जादूगोड़ा में है। एक बार सेशन को लाइक आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट, चलिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? जल्दी बताओ। एशिया महादेश का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, सर पेपर 1 में केंद्र तारापुर। आगे आइए, आगे आओ। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आइए। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ मिलती है? बताओ।
अभी बताया हूं, अगर इसका उत्तर गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का सबसे प्रमुख स्थान कौन सा है? भारत के उत्पादन का अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक बार सेशन को हैं जुड़ने के साथ ही लाइक कर दीजिए। अभी एसएसटी के लिए ज्वारीय ऊर्जा खंभात की खाड़ी। भाई आधे घंटे का ब्रेक दे देंगे और उस ब्रेक के बाद हम 8:30 भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? बताया ही भाई, तुंगभद्रा नदी पर। चलिए आगे आओ। नेक्स्ट, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? कर्नाटक में कालपक्कम। कालपक्कम भाई तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात। ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहेगा, यही कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहेगा, कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन था? तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था तारापुर। इसका आंसर होगा कर्नाटक में कहेगा। कर्नाटक में कहेगा। अगर अभी बताया हूं कि भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी। विद्यार्थी जी सेशन से जुड़ गए तो लाइक कर दीजिए। आग लगानी है। हमारे विद्यार्थी जहां जाएंगे, बॉयज सेक्शन में जो शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया लगा दिए, लेकिन हम जानते हैं बाकी इंस्टीट्यूट की तुलना में हमारे बच्चे कंपैरेटिवली भले ही कम सवाल आया हो, लेकिन सबसे बेहतर पेपर करके आए होंगे। कंपेयर करेंगे अन्य संस्थानों से, हमारे बच्चे सबसे बेहतर पेपर किए थे। और याद रखिए, लगा जामनगर तेल शोधन कारखाना, बताया हूँ रिलायंस के। रिलायंस लगा रहा है। किस कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? कौन सी कंपनी? रिलायंस का है। जामनगर रिलायंस, ये भी नोट कर लेना, रिलायंस कंपनी। अगला ये कालाकोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है गुरु? जम्मू कश्मीर। कालाकोट कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। कालाकोट है जम्मू कश्मीर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कोऑपरेशन की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कोऑपरेशन की स्थापना कब की गई? भाई राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कोऑपरेशन लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया। 1975। आगे आओ गुरु। नेक्स्ट, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम। बताया हूं भारत में पहला, देखो वैसे देखोगे तो दार्जिलिंग में 1897 में लगाया गया था। दार्जिलिंग में 1897 और शिव समुद्रम में 1902 में। भाई अगर पूछा जाए जल विद्युत शक्ति गृह, ऐसे पूछ जाए पावर हाउस, भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर हाउस पहला कहाँ लगाया गया? दार्जिलिंग में। पहला पावर हाउस दार्जिलिंग में। वैसे पहला जल विद्युत केंद्र शिव समुद्रम में। भाई पहला जल विद्युत परियोजना पूछे, अगर पूछा जाए भारत का पहला जल विद्युत परियोजना, तब आंसर होगा शिव समुद्रम। पहला जल विद्युत संयंत्र अगर ये पूछे तो दार्जिलिंग। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कब लगाया गया? 1897 में। लेकिन पहला जल विद्युत परियोजना पूछे तो शिव समुद्रम में। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और सभी को मैं, एक यूनिट बिजली का मतलब कितना वाट बिजली प्रति घंटा है? कितना वाट बिजली प्रति घंटा? देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यही होता है 1 यूनिट, यही होता है 1 यूनिट। तो किलोवाट, चूंकि वाट में पूछ रहा है तो किलोवाट को वाट में बदलिएगा, कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर। ये हो जाएगा आंसर, 1000 वाट आवर। चलिए संयंत्र लगाया जा रहा है गुजरात में। कहां पर? सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र, सोलर एनर्जी का सबसे मॉडर्न कहां लगाया जा रहा है? सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट भुज में। कहां लगाया जा रहा है? भुज में। नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अभी तुरंत 8:30 इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिंगरौली किस राज्य में है गुरु? मध्य प्रदेश। कैसा लगा अभी का सेशन? ये लास्ट